कोचिंग सेंटर। आज हम क्लास 10th का दूसरा चैप्टर अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगर वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। आइए देखते हैं कि क्या टॉपिक है, क्या किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एसिड, अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? मेरा पहला पॉइंट है अम्ल। भैया अम्ल बहुत शानदार और लाजवाब, बहुत इंटरेस्टिंग नाम का वर्ड है। ये अम्ल तो भाई ज़िंदगी में भी बदलाव ला सकता है। अम्ल अब देखेंगे, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, मतलब इनका स्वाद खट्टा होता है। आप इनको टेस्ट करिए, जीभ से चखकर भी टेस्ट कर सकते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी और क्या खूबी होती है, ये नीले लिमटस को लाल कर देते हैं। भैया ये नीले लिमटस को लाल में बदल देते हैं। ये लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर में डालते नीले लिटमस पेपर होगा तो उसको रेड कलर में चेंज कर देते हैं। और इनकी एक और अगली खासियत इनकी क्या होती है, ये जली विलयन में H+ आयन देते हैं। हाँ भैया, ये अगर जल में अगर इनको घोलेंगे तो ये वहाँ पर H+ आयन देते हैं। इनको जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं। अम्ल की ये पहचान होती है कि इनको अगर जल में डाला जाएगा तो ये वहाँ पर अपना पहचान दिखाने के लिए H+ आयन तुरंत बाहर निकाल कर फेंक देंगे। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। एसिड का मतलब ही खट्टा होता है। हाँ, इसको जान लीजिए, एसिड का मतलब खट्टा ही होता है। एसिड को ही खट्टा कहते हैं। प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब बहुत मजबूत एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल जिसे कहते हैं वो होता है HCl। HCl तो सबसे प्रबल, बाप रे। HCl मोस्ट स्ट्रॉन्गेबल एसिड होता है, प्रबल एसिड होता है। H2SO4 HNO3 ये सब तीनों के तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, प्रबल एसिड हैं। हाँ, दुर्बल एसिड क्या होता है? अगर प्रबल जान लिए हैं तो मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड जान लिए हैं तो हमें दुर्बल अम्ल के बारे में भी पता होना चाहिए। दुर्बल अम्ल हमारे क्या क्या होते हैं? CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक एसिड, ये सब हमारे होते हैं दुर्बल अम्ल। हाँ, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होता है? दुर्बल अम्ल CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। अब अगला देखते हैं सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। तो सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है तो वहाँ सांद्र अम्ल होता है। तनु अम्ल किसे कहते हैं या डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं? डाइल्यूट एसिड बहुत जगह पूछा जाता है और ये रिएक्शन में भी काम करता है। डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं? जी हाँ, डाइल्यूट एसिड जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, वहाँ तनु अम्ल होता है, डाइल्यूट एसिड होता है। इसको नोट पॉइंट कर लीजिए। ये जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल होता है, जिसमें अल्प मात्रा में जल अम्ल होता है और अधिक मात्रा में जल होता है, वहाँ डाइल्यूट एसिड होता है। क्षारक, अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट, क्षारक। क्षारक क्या होता है? क्षारक बेस जिसे कहते हैं, बेस भी कहते हैं। अब क्षारक को देखते हैं कि कैसे हम पता कर पाएंगे कि यह क्षार है। तो पहले पॉइंट से हम पता करते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। हाँ, अगर उसको वो चखेंगे या फिर स्वाद से चेक करेंगे तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल क्या था? वो खट्टा आता था, लेकिन ये कड़वा आएगा, तीखा आएगा, कड़वा होगा।
ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। जस्ट क्षार अम्ल का एकदम उल्टा होता है, अपोजिट होता है। इसको अगर याद कर लेंगे कि ये उसका उल्टा होता है तो लाल लिटमस को नीले में कर देता है क्षार। क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। तीसरा पॉइंट क्या है इनका? तीसरा पॉइंट ये जली विलयन में OH आयन देते हैं। जी हाँ, ये क्षारक जो होते हैं वो जल में घुलते ही OH- दे देते हैं, जबकि अम्ल क्या देता था? H+ आयन ये अम्ल देता था। और जो वो क्षार होते हैं वो OH- देते हैं। OH-, इन OH- जिस अभिक्रिया में जो जिससे निकलता है वो क्षार होता है। OH- दे देते हैं, जलीय विलयन में OH- देते हैं। अब देखते हैं प्रबल क्षारक क्या होता है। प्रबल क्षारक के बारे में बात करेंगे। NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, NOH, KOH, ये तीनों प्रबल क्षारक हैं। KOH, NOH, CaOH का होल ट्वाइस। दुर्बल क्षारक क्या? दुर्बल क्षारक NH4O4 दुर्बल क्षारक होता है। क्षार एल्कली जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्षार क्या होता है? क्षार एल्कली जल में घुलन क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसे NOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, ये सब क्षार हैं। लवण क्या होता है? सॉल्ट लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। उदाहरण NaCl, KCl। इंडिकेटर्स अगर हम प्रैक्टिकल कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पर इंडिकेटर्स की ज़रूरत होती है। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। जी हाँ, इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर की मदद से हम यह जानते हैं कि विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति है। रंग या गंधहीन अम्लीय या क्षारक इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। ये इंडिकेटर का काम होता है। नेक्स्ट, सूचक के प्रकार। इंडिकेटर काइंड ऑफ इंडिकेटर। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक ये पौधों में पाए जाते हैं। लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पौधे के फूल हल्दी। कृत्रिम संश्लेषित सूचक क्या होती है? ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। मेथिल ऑरेंज होते हैं, फिनाफ्थलीन होते हैं। ये तीनों पॉइंट कृत्रिम संश्लेषित सूचक में आते हैं। और गंधीय सूचक क्या होता है? गंधीय सूचक इन पदार्थों को गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। प्याज, लौंग, तेल आदि गंधीय सूचक के भी काम आते हैं। गंधीय सूचक ये होता है जो इन पदार्थों में गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है तो जैसे प्याज, लौंग, तेल। सूचक क्या होता है? प्राकृतिक सूचक पहला लिटमस, रंग गंध में परिवर्तन, अम्ल के साथ लाल, रंग गंध में परिवर्तन, क्षार के साथ नीला हो जाता है। जो प्राकृतिक सूचक होता है लिटमस, लाल रंग, अम्ल के साथ लाल हो जाता है और क्षार के साथ नीला। पत्ता गोभी का रस लाल होता है, अम्ल के साथ, क्षार के साथ हरा होता है। हल्दी, अम्ल के साथ कोई बदलाव नहीं होता है, क्षार के साथ लाल हो जाता है। हाइड्रेंजिया के फूल का रस अम्ल के साथ नीला होता है और क्षार के साथ गुलाबी होता है। इसी प्रकार कृत्रिम सूचक यह फिनाफ्थलीन अम्ल के साथ रंगहीन होता है और क्षार के साथ गुलाबी हो जाता है। मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल होता है और क्षार के साथ पीला होता है। नेक्स्ट, गंधीय सूचक। प्याज का रस
अम्ल के साथ तीक्ष्ण गंध होता है, इसमें क्षार के साथ कोई गंध नहीं होता। वैनिला अम्ल के साथ समान गंध रखती है, जो कि क्षार के साथ कोई नहीं। लौंग का तेल समान गंध रहती है अम्ल के साथ, जबकि क्षार के साथ कुछ भी नहीं। अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं? अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं? तो आइए हम देखते हैं अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। धातु की अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया को अम्ल के साथ कराते हैं तब क्या मिलता है, और धातु का अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है? अम्ल प्लस धातु, अम्ल प्लस धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? लवण, लवण प्लस हाइड्रोजन। तो अम्ल 2HCl प्लस जिंक, जिंक धातु के साथ, जिंक धातु के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, जो गैस के फॉर्म में उड़ जाता है। तो हमें अम्ल के साथ रिएक्शन कराने पर क्या मिला? सोडियम, जो धातु होता है, धातु के साथ क्रिया कराने पर हमको लवण प्राप्त होता है, लवण प्लस गैस, गैस के रूप में, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। तो क्षार के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है? क्षार के साथ धातु का अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर लवण प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर भी लवण प्लस हाइड्रोजन मिलता है। तो 2NaOH का अभिक्रिया हमने जिंक के साथ कराया है तो Na2 ZnO2 प्लस हाइड्रोजन सोडियम जिंकेट बना, सोडियम जिंकेट एक लवण है, सोडियम जिंकेट लवण है। तो आप पूछेंगे कैसे ये रिएक्शन कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है? तो NaH क्या होता है मेरा? NaOH जो होता है वो हमारा एक सेकेंड, NaOH जो अगर ब्रेक होता है तो Na प्लस OH माइनस के साथ ब्रेक होता है, OH माइनस, ये दो पार्ट में ब्रेक होता है। तो अगर जिंक के साथ कराते हैं तो हमारा जिंक की वैलेंसी 2 होती है, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, Zn+2। तो हमें दो ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 OH माइनस चाहिए, तो हमको यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 2NaOH कर दिया तो 2 सोडियम हो गया, 2 NaOH हो गया। तो यहाँ पर जिंक प्लस 2Na2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गया, प्लस NaO माइनस ये बन गया, NaO माइनस जिंक के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बन गया, सोडियम जिंकेट मिला हमें, और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में मिला। अब देखते हैं नेक्स्ट, पॉप टेस्ट। हाइड्रोजन गैस में से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। पॉप टेस्ट, हाइड्रोजन की उपस्थिति का दर्शाने के लिए पॉप टेस्ट करते हैं। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट से और धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर क्या मिलता है? तो देखते हैं, अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट का क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट से का अभिक्रिया कराने पर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलता है। तो हमको धातु कार्बोनेट तथा धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर अम्ल के साथ लवण प्लस CO2 प्लस जल मिलता है। तो रिएक्शन के थ्रू हमने देखा, अगर 2HCl या प्लस धातु कार्बोनेट Na2CO3, धातु कार्बोनेट हमारा Na2CO3 सॉलिड के फॉर्म में है तो हमको अभिक्रिया कराने पर लवण 2NaCl एक्वस के फॉर्म में प्लस CO2 गैस के फॉर्म में
जल तो लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा ही। और क्षार के साथ धातु कार्बोनेट कोई अभिक्रिया नहीं करता। ये बात पॉइंट में लिख लीजिए कि जो धातु होता है, धातु कार्बोनेट क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। धातु बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस CO2 प्लस जल बनाता है। उसी केस इस केस में सोडियम धातु कार्बोनेट के केस में, बाइकार्बोनेट के केस में भी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण प्लस CO2 प्लस जल ही मिलता है। तो हमने HCl प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन कराया तो NaCl एक्वस सोडियम क्लोराइड एक्वस के रूप में और CO2 गैस के रूप में और ऑक्सीजन जल लिक्विड के फॉर्म में मिल गया हमें। और क्षार जो होता है धातु बाइकार्बोनेट से भी कोई रिएक्शन नहीं देता। चूने के पानी का टेस्ट। चूने के पानी उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। तो हम देखते हैं चूने के पानी का टेस्ट। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। तो CaOH का लिक्वस ले लेते हैं। CaOH का होल ट्वाइस एक्वस के रूप में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर चूने के पानी का जो टेस्ट है उसको उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। तो हमें क्या मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट CuCO3 के फॉर्म में वाइट प्रेसिपिटेट सफ़ेद अवक्षेप मिलता है और प्लस जल लिक्विड के फॉर्म में। अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बुझा हुआ चूना प्लस लिक्विड जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जल में घुलनशील CaCO3 का होल ट्वाइस एक्वस के रूप में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया क्या होती है। अम्ल प्लस क्षारक मिलकर लवण प्लस जल बनाते हैं। तो अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया अम्ल प्लस क्षारक मिलकर लवण प्लस जल बनाते हैं। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया अम्ल प्लस क्षारक जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है उसको देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होती है, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव और क्षारक का अम्ल प्रभाव समाप्त हो जाता है तो परिणाम स्वरूप लवण और जल बनते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो वहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदाहरण में NaOH एक्वस के फॉर्म में प्लस HCl एक्वस क्षार प्लस अम्ल को अगर से रिएक्शन कराएंगे तो NaCl एक्वस के फॉर्म में लवण प्लस H2O जल प्राप्त होता है। प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक अम्लीय लवण प्लस जल देते हैं। दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक क्षारीय लवण देते हैं प्लस जल देते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक उदासीन लवण तथा प्लस जल देते हैं। दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक उदासीन लवण प्लस जल देते हैं। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया कैसे होती है। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया ये देखते हैं। धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल की अभिक्रिया कराने पर लवण प्लस जल प्राप्त होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या था, अम्ल प्लस क्षार को हमने रिएक्शन कराया तो अभिक्रिया कराया तो लवण प्लस जल प्राप्त हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि धात्विक ऑक्साइड से हमने रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिला, लवण प्लस जल। क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस 2HCl से रिएक्शन कराने पर क्यूप्रस क्लोराइड प्लस जल मिला। कॉपर क्लोराइड
CuCl2 प्लस H2O जल मिला। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति होती है उनका जो नेचर होता है धात्विक ऑक्साइड का वो क्षारीय होता है क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। लवण और जल बनाते हैं। हमने ऊपर देखा है कि क्षार प्लस अम्ल मिलकर अम्ल प्लस लवण प्लस जल बनाते हैं। तो यहाँ पर जो धात्विक ऑक्साइड हो धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल मिलकर लवण प्लस जल बनाता है। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। उदाहरण के रूप में CuMgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर कॉपर ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार मिलकर अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्लस जल प्राप्त होता है। फिर भी अगर हम धात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार के साथ अगर अभिक्रिया कराएं तो लवण प्लस जल प्राप्त होगा, हमें लवण प्लस जल प्राप्त होगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CuOH का अभिक्रिया कराने पर CaCO3 प्लस CH2O मिलता है। CaCO3 प्लस CH2O मिलता है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अधात्विक ऑक्साइड को जो प्रवृत्ति होती है वह अम्लीय होता है तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक जब जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। ये तो हमने अम्ल के जब नेचर देख रहे हैं तो अम्ल के बारे में ही देखा था कि अम्ल जो होते हैं वो जल में H+ आयन देते हैं। H+ आयन H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। H3O+ जो होता है H3O+ हाइड्रोनियम आयन भी कहा जाता है H3O+ को। H+ प्लस H2 जब H+ आयन का रिएक्शन जब जल के साथ कराते हैं तो हमें हाइड्रोनियम आयन मिलता है H2O+3। हाइड्रोजन आयन का अभिक्रिया जल से कराने पर हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है। जो इसी प्रकार और अगर हम अम्ल का HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का जल से अभिक्रिया कराएं तो वहाँ पर हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन आयन भी प्राप्त होता है। जल की उपस्थिति में क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। क्षारक जल में OH आयन उत्पन्न करते हैं। NaOH से अगर जल में अगर इसको मिलाते हैं तो वहाँ पर Na+OH- देता है। अगर जल में NaOH को डालते हैं या मिलाते हैं तो वहाँ पर Na+OH- देता है। वहाँ पर ये टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। MgOH का होल ट्वाइस CH2O में अगर मिलाते हैं तो वहाँ पे Mg2+ OH- देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। नोट पॉइंट, जो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होता है, जो क्षारक जल में घुलनशील CH2O में जो घुल जाता है, वो जो क्षारक घुल जाता है वो क्षार कहलाता है। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। सभी क्षार जो होते हैं क्षारक होते हैं और सभी क्षारक क्षार नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। यहाँ पर जल को अम्ल में नहीं डालना चाहिए बल्कि अम्ल को जल में डालना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है।
तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। जल को अम्ल में डालने से मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। जब जल को अम्ल में डालेंगे तो मिश्रण जो होता है वो अनसक्सेस हो जाएगा, मतलब वो अस्फलित होकर बाहर ही आ सकता है। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। अम्ल की अभिक्रिया कैसे होते हैं, ये प्रकार हम यहाँ पर इस फिगर के जरिए जान लेते हैं। अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल प्लस धातु के साथ, अगर अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराएं तो लोअर प्लस हाइड्रोजन मिलता है। ये नोट पॉइंट, अगर हम अम्ल की क्रिया धातु से कराते हैं तो लोअर प्लस हाइड्रोजन मिलता है। अगर लोअर प्लस जल धात्विक ऑक्साइड के साथ, अम्ल की अभिक्रिया लोअर प्लस जल धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया धातु का बाइकार्बोनेट के साथ लोअर प्लस CO2 प्लस जल देते हैं। अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ लोअर प्लस जल मिलता है। धातु कार्बोनेट के साथ लोअर प्लस CO2 प्लस जल मिलता है। इसी तरह लोअर प्लस हाइड्रोजन धातु के साथ क्षारक की अभिक्रिया अब इसको देख लेते हैं, एक बार रीड कर लीजिएगा। इसको जो मैंने ऊपर अभी बताया उसको ये चैप्टर फिगर के रूप से दिखाया है, एक जगह करके दिखाया गया। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में अम्लों व क्षारकों में समानता है। सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं और सभी क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। जो कोई भी मतलब क्षार या अम्ल हुआ तो वह उसके आयन पर निर्भर करता है कि उसका स्ट्रॉन्ग कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई अम्ल स्ट्रॉन्ग है तो उसको H+ आयन जितना देगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जल में घोलने पर H+ आयन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अम्ल की प्रबलता होगी। और इसी प्रकार OH- की जल में जितना ज़्यादा संख्या होगी, जितना ज़्यादा आयन की संख्या होगी, OH- आयन की संख्या होगी, उतना ज़्यादा क्षार प्रबल होगा। किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित कर देता है। सार्वभौमिक यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित कर देता है। pH स्केल, जी हाँ, pH स्केल के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानना है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। pH स्केल क्या होता है? pH स्केल किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। pH स्केल क्या है? pH स्केल विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। pH स्केल में P है पुंसास पोटेंस, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ शक्ति। अगर pH बराबर 7 है तो विलयन क्या होगा? उदासीन होगा। अगर pH की वैल्यू 7 है तो विलयन उदासीन होगा। अगर pH की वैल्यू 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा। तो जो अब विलयन आपका जो वोल्टेज में विलयन है वो अगर 7 से कम है, अगर pH का मान 7 से कम है तो वहाँ उस वोल्टेज में वो जो जलीय विलयन होगा वो जो विलयन होगा अम्लीय विलयन होगा। अगर pH मान 7
7 से अधिक है, पीएच जो वैल्यू आएगा वो 7 से अधिक है तो क्षारीय विलयन होगा। पीएच यह स्केल 0 से 14 तक होती है। पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। दुर्बल अम्ल में जो पीएच की जो 7 से कम होगा दुर्बल अम्ल, जो 7 से ज़्यादा होगा वो उसे क्षारीय प्रबल अम्ल कर सकते हैं। सॉरी, इसमें प्रबल अम्ल और H+ आयन की मात्रा जिस प्रकार बढ़ रही है उस प्रकार दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल को दिखाया गया। H+ आयन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना प्रबल अम्ल होगा, जितना कम होगा उतना दुर्बल अम्ल होगा। तो दुर्बल अम्ल CH3COOH और H2CO3, जबकि प्रबल अम्ल HCl H2SO4 HNO3। ये OH आयन दुर्बल क्षार NaH4OH, जो कि प्रबल क्षार है NaOH KOH COH का होल ट्वाइस है। बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति सेवन से अगर हम नीचे जाएंगे तो वहाँ पर अम्ल की प्रकृति बढ़ेगी। अगर 7 से आगे की तरफ जाएंगे है तो वहाँ पर क्षारक की प्रवृत्ति बढ़ती है। H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है जब हम 7 के नीचे जाते हैं। अगर 7 के ऊपर जाते हैं तो वहीं H+ आयन की सांद्रता में कमी होने लगता है। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 तक पीएच परास के रेंज के बीच कार्य करता है। हमारा जो शरीर होता है वो 7 से 7.8 तक पीएच स्केल के रेंज में कार्य करता है। वर्षा के जल के पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह वर्षा अम्लीय हो जाती है। वह वर्षा का जल का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है, तो अम्लीय वर्षा कहलाता है। मिट्टी का पीएच। अच्छी उपज के लिए पौधों को विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारा उदर स्टोमच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक भोजन में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। पीएच परिवर्तन के कारण जो दंत क्षय होता है, मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल दंत वल्क कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन किया जाता है। पशुओं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी के डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द व जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। यहाँ पर लवण का पीएच मान प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक से उदासीन लवण पीएच बराबर 7। प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक, वहाँ पीएच का वैल्यू 7 से कम होता है। प्रबल क्षारक प्लस दुर्बल अम्ल, वहाँ पर पीएच क्षारकीय लवण ज़्यादा होती है, पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। साधारण नमक से रसायन। अब हम देखेंगे। साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक से रसायन कैसा होता है अब देखेंगे। साधारण नमक से रसायन उसको 5 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। पहला क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा व्यंजक
Cl2 CaOCl2 विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है धोने का सोडा Na2CO3 10H2O और धोने का सोडा Na2CO3 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 का होल ट्वाइस 2H2O होता है। CaSO4 का होल ट्वाइस 2H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के बारे में बात करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। जो कभी क्लोर क्षार की प्रक्रिया अगर पूछ लिया जाए क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करें। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन NaCl एक्वस लेने पर लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर उसमें विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। 2NaCl एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड के साथ NaOH एक्वस में प्लस Cl2 गैस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस भी। इनोड पर जो गैस होगी वो क्लोरीन गैस होगी और कैथोड पर गैस जो होगी वो H2 गैस होगी। कैथोड के पास NaOH का विलयन बनता है। कैथोड के पास NaOH का विलयन बनता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन का ईंधन मार्गरीन में किया जाता है। Cl2 की जल की सुरक्षता PVC और CFC में किया जाता है। HCl इस्पात की सफाई औषधियाँ जो HCl अम्ल होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका इस्पात की सफाई और औषधि बनाने में काम किया जाता है। NaOH धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए साबुन कागज बनाने के लिए धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए साबुन कागज बनाने के लिए Cl2 प्लस NaOH से विरंजक चूर्ण Cl2 प्लस NaOH से विरंजक चूर्ण बनता है। घरेलू विरंजन वस्त्र विरंजन के लिए विरंजक चूर्ण शुष्क बुझे हुए चूने CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण क्या होता है? विरंजक चूर्ण के बारे में बात करेंगे। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जो शुष्क बुझा चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन CaOH का होल ट्वाइस पर Cl2 की अगर अभिक्रिया कराएं तो वहाँ पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्या CaOCl2 विरंजक चूर्ण के फॉर्म में प्राप्त होता है, जो इस इक्वेशन से दिखाया गया CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2O। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है? पहला उद्योग विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए किया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा के विरंजन के लिए किया जाता है। कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा के विरंजन के लिए किया जाता है। तीसरा रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में कार्य किया जाता है और रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। चौथा जो पॉइंट है वो पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त कराने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा के बारे में बात करेंगे। बेकिंग सोडा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 इससे मिलकर बनता है NH4Cl प्लस NaHCO3 बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं। जी हाँ, बेकिंग सोडा NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस लिक्विड जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया गैस से मिलकर NH4Cl प्लस NaHCO3 बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। यह एक दुर्बल क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। 2NaHCO3 का होल ट्वाइस अगर इसको हीट करेंगे तो वो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 वो हमें प्राप्त होता है।
बेकिंग पाउडर का यूज कहाँ होता है, उपयोग इसको कहाँ कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर का उपयोग पहला, आप बेकिंग पाउडर को बनाने में बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड मिल जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। दूसरा पॉइंट जो है, इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है, इससे यह मुलायम या स्पंजी हो जाता है। जो दूसरा पॉइंट है वो इसके कारण, इस अभिक्रिया से CO2 के कारण पावरोटी में या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, यह एंटी एसिड का एक संगठन है। जो ये तीसरा पॉइंट है, यह एक एंटी एसिड का एक संगठन है। डी पॉइंट जो इसका है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। चौथा, धोने का सोडा। धोने का सोडा जो होता है, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण करने से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। यह जो है एक क्षारकीय लवण, Na2CO3 प्लस 10H2O को रिएक्ट कराएंगे तो Na2CO3 10H2O हमें मिल जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कांच, साबुन व कागज के उद्योगों में होता है। दूसरा है, इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग घरों में सफाई के लिए होता है। इसका जो उपयोग होता है वो घरों में सफाई के लिए होता है। नेक्स्ट, इसका जल में स्थायी कठोरता को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जल में कठोरता हटाने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करेंगे। CaSO4 10H2O CaSO4 into हाफ H2O। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और अर्धहाइड्रेट POP बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP CaSO4 हाफ H2O। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्धहाइड्रेट POP बनाता है। यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। जैसे CaSO4 का होल हाफ H2O प्लस 3/2 से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर CaSO4 2H2O जिप्सम ही प्राप्त हो जाता है। जिप्सम बनकर ठोस प्रदान जिप्सम सॉलिड के फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। उपयोग इसका कहाँ करते हैं, पहला उपयोग इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी मतलब प्लास्टर बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग खिलौने बनाने और सजावट के सामान बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। क्रिस्टलन का जल। लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। उदाहरण इसका CuSO4 5H2O में क्रिस्टलन जल के अणु 5 है। Na2CO3 में 3H2O में क्रिस्टलन जल के अणु 10 हैं। CaSO4 2H2O में क्रिस्टलन जल के अणु 2 हैं। तो आज के लिए बस इतना है। अब आगे प्रश्नावली है तो आप इसको एक बार वॉच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न एक नंबर का पूछा गया है। आप इसको पोस्ट करके आपको एक बार वीडियो देखने के बाद अपने आप से खुद से इसको ट्राई कीजिए और करिए। ये लघुत्तरी भी कीजिए और आगे आ रहा है वीडियो पोस्ट करके आप देख सकते हैं। और इसके आगे भी लघुत्तरी प्रश्न 3 मार्क्स का है। अगर छोटे छोटे क्वेश्चन याद रहेंगे तो लघुत्तरी दीर्घोत्तरी सब क्वेश्चन हो जाते हैं। आप उसके लिए चिंता मत कीजिए, उसके लिए मैं हूँ। आपको समझ में आया और कैसे हो रहा है, क्या क्या आप चीज़ों को सीख जाएंगे तो आप बिल्कुल आराम से चीज़ें लिख सकेंगे। तो चलते हैं, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।